ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। आज का टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम किसको बोलेंगे? कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मासिस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इस चैप्टर में मेनली आप दो साइंटिस्ट की बात करेंगे, एक है यहाँ पे जोन्स केपलर और दूसरे हैं सर आइजैक न्यूटन। तो देखो बेटा, इसमें आपकी जो सीबीएसई ने टॉपिक्स कट किए हैं वो टॉपिक नंबर 10, 11 मतलब 10 से 15 तक के टॉपिक आपके कट हो चुके हैं। आपको इस चैप्टर में फर्स्ट से लेके 9 तक टॉपिक करने हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी से लेकर इक्वेशंस ऑफ वर्टिकल मोशन तक। तो हम आज स्टार्टिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पर लगता है या फिर जिसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रेविटी। देखिए बेटा, इसमें हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। ए फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। कि जौन सा फोर्स बॉडी के अंदर मोशन को प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये हर जगह ये बात ट्रू नहीं होती। ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। किसी बॉडी को अगर आप हाइट से फेंक रहे हो अर्थ की तरफ, कि आप एक ऊंचाई से किसी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप भी करते हो, जैसे मान लो आपने एक हाइट पर ले जाकर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ छोड़ दिया, वो अपने आप कहाँ गिरेगा? देन इट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। सो ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। इट इंडिकेट्स दैट अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द बॉडी। कि बॉडी अपने आप कहाँ जाएगी? वो अर्थ उस पर फोर्स लगा रही है, दैट मीन्स वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इट इंडिकेट्स दैट अर्थ एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द बॉडी। आप किसी हाइट से किसी बॉडी को जस्ट स्किप कर रहे हो, देन इट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। इसका मतलब है अर्थ अपनी तरफ से उस पर अट्रैक्शनल फोर्स लगा रही है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम देते हैं। आगे आपको दिया है द अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी। कि जिस फोर्स के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और इसका सेकंड नेम है ग्रेविटी। यानी कि जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या हम उसको नाम देते हैं ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। अब देखो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी है जो सन लगा रहा है अर्थ पर। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सन और अर्थ के बीच में लगता है, जिसके कारण अर्थ कॉन्टीन्यूसली सन के चारों ओर रिवॉल्व होती है। दैट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अर्थ कॉन्टीन्यूसली सन के चारों ओर रिवॉल्व होगी, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें आगे आप देखते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। आपको यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ एप्लीकेशन भी दी गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ
एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखती है। फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, अब आपको पता है अगर रेन आती है तो वो कहाँ गिरेगी, अर्थ के टूवर्ड्स, तो वो रेन की जो फॉलिंग है वो भी किसके कारण है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, अब जो नदियों में पानी बहता है वो भी किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स है तो वो अर्थ के ऊपर ही, सो वहाँ भी कौन सा पुल लग रहा है वहाँ पे, ग्रेविटेशनल पुल। फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन अर्थ, अब हम अर्थ पर अगर खड़े हैं, हम खड़े खड़े उड़ने तो नहीं लग जाते ना, दैट मीन्स जौन सा फोर्स हमें भी अर्थ से बाइंड करके रखता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि जो मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है वहाँ पे भी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ पर है वो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे आप चैप्टर रीडिंग में इन सारे पॉइंट्स को देखेंगे और ये आपको ब्लू बॉक्स में भी इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखें बेटा यहाँ पे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। देखिए इसमें क्या बताया आपको, एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them, कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ये अलोंग द लाइन, ये डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये किस लाइन के अलोंग होगी, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन आपने लेनी है ये दोनों बॉडीज़ के सेंटर के बीच में फोर्स लगता है। आपने दो बॉडीज़ मान ली, एक का मास है ma, दूसरे का मास है mb, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा वो दोनों बॉडीज़ के सेंटर में लगेगा। आगे है लेट टू बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस m1 एंड m2 दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। हमने कोई दो बॉडीज़ मानी, फर्स्ट बॉडी का मास है m1, सेकंड बॉडी का मास है m2, और आपने इनको कितने डिस्टेंस पे रखा है, r डिस्टेंस पर। लेट f बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडीज़, और हमने इन बॉडीज़ के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कितना मान लिया, कैपिटल F। दोबारा समझिए, दो बॉडीज़ हैं, फर्स्ट बॉडी का मास है m1, सेकंड बॉडी का मास है m2, और आपने इनको कितने डिस्टेंस पर रखा है, r डिस्टेंस पर, और दोनों बॉडीज़ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल F से। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों बॉडीज़ का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो हमने लिखा F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गया, दोनों बॉडीज़ के मासिस के प्रोडक्ट के, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों बॉडीज़ का डिस्टेंस आपने क्या माना था, स्मॉल r, दैट मीन्स आपने r का स्क्वायर किया और उसको फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख दिया। तो आपने यहाँ लिख लिया, देखो ध्यान से, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो आपको दो बातें यहाँ पता लगी न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। फर्स्ट थिंग इज दैट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 where m1 and m2 are the masses of bodies and F is inversely proportional to square of distance। आप कह सकते हैं F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। देखें आगे, अब आपने इनको कंबाइन करना है। यहाँ से आप अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो आपको देखिए क्या मिलता है, F इज़ प्रोपोर्शनल टू
यहाँ देखो आपको क्या लिखा है, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय में आर स्क्वेयर। और आपको मैंने बताया जहाँ पे भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर आप इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट आपको डिनोट करना होता है। अब इस केस में जब प्रोपोर्शनल का साइन हटकर एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सो यहाँ लिखा आपने F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 बाय में आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपको क्या मिला इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय में आर स्क्वेयर, वेयर capital F is the gravitational force, capital G is the universal gravitational constant। अब देखो इसको कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये नाम क्यों दिया गया होगा, बिकॉज पूरे यूनिवर्स में इस कैपिटल G की वैल्यू सेम रहती है। पूरे यूनिवर्स में चाहे आप ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालते हो मून पर, अर्थ पर, सन पर, हर जगह कैपिटल जी की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, विच इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आगे हम डिस्कस करेंगे कैपिटल जी को भी, तो आपने ये याद रखना है कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, तो कैपिटल जी का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और m1 m2 दोनों बॉडीज़ का मास है यहाँ पे, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस। तो आपको क्या मिला ग्रेविटेशनल फोर्स, हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। प्रॉपर्टीज देखिए क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब हमारे नेचर में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, सबसे कमज़ोर फोर्स। अब कैसे कहेंगे इसको कमज़ोर फोर्स, आप अगर देखो दो मैग्नेट्स को पास पास रखते हो तो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी। अगर मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स लाइक पोल्स पास पास होंगे देन दे विल रिपेल ईच अदर। इफ ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट आर प्रेजेंट नियर देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अपोजिट पोल्स मैग्नेट के पास पास होंगे तो उस केस में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अगर सिमिलर पोल्स मैग्नेट के पास पास होंगे तो उस केस में वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपको लगते हुए दिखाई देता है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपको शो होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो अर्थ हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है बट हम अर्थ की तरफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखाई नहीं देता। दो हेवनली बॉडीज़ है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है बट उनकी अट्रैक्शन आपको दिखाई तो नहीं दे रही ना, दैट्स वाई वी कॉल इट इज़ ए वीकेस्ट फोर्स। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। अब कोई भी चीज़ है, अगर आप कोई पत्थर ऊपर से फेंकते हो वो भी अर्थ की तरफ गिरता है, ऊपर से पेड़ के पत्ते अगर टूटते हैं वो भी अर्थ की तरफ गिरते हैं, अगर हम कभी छत से गिरते हैं हम भी अर्थ की तरफ गिरते हैं। दैट मीन्स ये अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ पर रिपल्शन नहीं होता। थर्ड पॉइंट है इट इज़ म्यूचुअल फोर्स। इफ द बॉडी अट्रैक्ट द सेकेंड बॉडी देन सेकेंड बॉडी ऑल्सो अट्रैक्ट द फर्स्ट बॉडी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, इसको म्यूचुअल फोर्स क्यों नाम दिया गया। अगर फर्स्ट बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये बात याद रखना। अब आप कहेंगे सर अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो हम अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते, तो बेटा ये मासिस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट करती है। अब देखो अर्थ के चारों ओर मून घूमता है ना, मून के चारों तरफ तो अर्थ नहीं घूमती, बिकॉज यहाँ पे वेट का भी कंसेप्ट आ जाता है, मास का कंसेप्ट भी आ जाता है, बिकॉज अर्थ का मास हैवी है मून के कंपैरिजन में, तो इसलिए मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। आगे है इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स।
इट इज़ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट। आपको फॉर्मूले में ही दिख रहा है, मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इट इज़ मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट। इट ओबेज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो बेटा जो इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको क्या कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो इनवर्स आ गया, दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर लॉ आप कहेंगे F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यही बात आपको केपलर ने भी बोली थी इनवर्स स्क्वायर लॉ में, दैट मीन्स F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में भी आपको दिख रहा है कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स ये ओबे कर रहा है केपलर के इनवर्स स्क्वायर लॉ को। आगे है, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, इट डिक्रीजेज विद डिस्टेंस एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब देखो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा ऑब्जेक्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना कम होता जाएगा। अगर डिस्टेंस को आप यहाँ देखो, आप r की वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट कर देते हो, r की वैल्यू इन्फिनिटी के होने से क्या होगा, ये फोर्स जो है जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि r की वैल्यू अगर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। देखिए बेटा आगे, इसके बाद हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें क्या बताता है वो समझिए। यूनिवर्सल, अब देखो उसी फॉर्मूले से कैपिटल G की अगर आप वैल्यू निकालोगे, उसमें था F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और अगर उसी से हम कैपिटल G को निकालें तो वो निकलेगा कैपिटल G इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कैपिटल G इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। कैपिटल G क्या निकलेगा, कैपिटल F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देखते हो, उसी में से कैपिटल G की वैल्यू आप निकाल सकते हो, दैट इज एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। अब देखो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल F के इक्वल हो सकता है कब, अगर दोनों बॉडीज़ का मास आप 1 किलोग्राम कर दो और दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस आप 1 मीटर कर दो। दैट मीन्स अगर आप स्मॉल r की वैल्यू को भी 1 कर दो और m1 m2 की वैल्यू को भी 1 कर दो तो कैपिटल G कैपिटल F के इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स उस केस में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा अगर दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और दोनों बॉडीज़ का मास जो है वो 1 किलोग्राम हो। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया था अभी पिछले पेज पर, वैल्यू कितनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। तो ये किसी भी मीडियम पे, सॉलिड लिक्विड गैसियस, किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कैपिटल G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। द वैल्यू ऑफ G इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल G की वैल्यू हमने सेम रखनी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है, आपने कैपिटल G को स्मॉल g के साथ रिलेट नहीं करना। आपने कैपिटल G को स्मॉल g के साथ रिलेट नहीं करना। कैपिटल G का मतलब है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल g का मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप अर्थ से मून पर जाते हो तो स्मॉल g की वैल्यू तो 1/6 हो जाती है और कैपिटल G की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। कैपिटल G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल g को बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है अगर अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट मेज़र कर रहे हो, फिर मून पर मेज़र कर रहे हो तो स्मॉल g की वैल्यू उसमें चेंज होगी, बट कैपिटल G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है। अब देखो द करेक्ट सिंबल फॉर
एसआई यूनिट कितनी है कैपिटल जी की? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि देखो कैपिटल जी किसके इक्वल आया, फॉर्मूला देखो कैपिटल जी का, कैपिटल जी इज इक्वल टू, ऊपर देखो बेटा, कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। यहाँ फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे m1 m2 की जगह लिख दोगे आप किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर। सो इफ टू बॉडीज ऑफ, अब देखो कैपिटल जी की डेफिनेशन आप क्या बना सकते हैं, इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम ईच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, कि अगर दो बॉडीज का मास 1 किलोग्राम है और दोनों बॉडीज का डिस्टेंस 1 मीटर है, कि आप m1 m2 की वैल्यू 1 ले रहे हो और r की वैल्यू भी 1 ले रहे हो, तो कैपिटल G किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल F के। देन कैपिटल G इज इक्वल टू कैपिटल F, तो हम क्या लिखेंगे? द यूनिवर्सल, देखो बेटा, देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आ रहा है। आप कंफ्यूजन में मत आना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका मतलब है कैपिटल G और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है कैपिटल F। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस केप्ट एट ए डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो बॉडीज के बीच का जिनका मास 1 किलोग्राम है और जिनका डिस्टेंस 1 मीटर है। आगे देखिए आपको क्या दिया है, इसके बाद दिया है कुछ बातें, देखिए बेटा क्या बोला गया आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल, मानते हो आप, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था। इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम ईच दे आर 1 मीटर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन कैपिटल F एंड कैपिटल G बोथ आर इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, यानी कि कैपिटल F की वैल्यू कितनी आएगी अगर हम दो बॉडीज का मास क्या कर दे 1 किलोग्राम और उनका डिस्टेंस क्या कर दे 1 मीटर। अगर देखो दोनों बॉडीज का मास आपने 1 कर दिया और उनका डिस्टेंस आपने 1 मीटर कर दिया, तो कैपिटल F किसके इक्वल आ जाएगा? कैपिटल G के, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैपिटल G आ जाती है विच इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सो थो द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ अट्रैक्ट वन अनदर कॉन्स्टेंटली, दे डू नॉट, देखो बेटा आगे क्या है, दे डू नॉट कोज, ये 1 सेकेंड, देखो आपको क्या दिया है, थो द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट वन अनदर कॉन्स्टेंटली, कि जो दो बॉडीज़ हैं हमारी अर्थ पर एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करती हैं। उसके बाद आपको दिया है दे डू नॉट कोज एनी विजिबल मोशन, कि ये ज़रूरी नहीं उनके बीच में आपको मोशन होता हुआ दिखाई दे। अब दो हेवनली बॉडीज़ अगर पास पास रखी हुई है, आपको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती दिखाई तो नहीं देती ना। आगे आपको दिया है बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत वीक फोर्स है, उनके बीच में बहुत स्मॉल होगा अगर दोनों की दोनों कैसी हैं, हेवनली बॉडीज़। इमेजिन ए सिचुएशन ऑन द अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली मूव टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। क्या बोला गया आपको, देखिए, इमेजिन ए सिचुएशन ऑन द अर्थ, आप अर्थ पर किसी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, फर्ज कर सकते हो, इफ़ द ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मूव टूवर्ड्स ईच अदर, अगर देखो अर्थ पर कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, उस केस में कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे कोई फ्रूट टूटता है किसी ट्री से
तो वो कहाँ जाएगा, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अपने आप ही उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे आपको दिया है, देखिए इसमें व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर बिग, 1 सेकेंड बेटा 1 सेकेंड, 1 मिनट बस। देखिए आपको क्या दिया यहाँ पे, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग हैविंग वेरी लार्ज मासेस, कि दो ऑब्जेक्ट्स दोनों ही बड़े बड़े हैं और उनका मासेस बहुत ज़्यादा है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज। अभी आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, अगर दोनों का मास बढ़ेगा तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ेगा। तो यही बात यहाँ लिखी है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स बहुत बिग हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट of mass 1 किलोग्राम placed on the ground is 9.8 न्यूटन, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 किलोग्राम है, उसको आप अर्थ पर रखते हो तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यहाँ पे 9.8 न्यूटन के इक्वल। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इवन एट लार्ज डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज। अब देख, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ मून पर लगा रही है विच इज़ इक्वल टू 2 × 10⁻20 न्यूटन। तो याद रखना, अर्थ मून पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, 2 × 10⁻20 न्यूटन। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। ये आपका ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।